नमस्कार। मध्य पूर्व की जमीन पर जो आग जल रही है, उसकी लपटें अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैं। इजराइल में धमाके, ईरान में तबाही, लेबनान में बिखरते घर, खाड़ी देशों में दहशत और इन सब के बीच दुनिया की सबसे बड़ी तेल धमनी हॉर्मोज जल मध्य एक ऐसे दबाव में है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि इजराइल में धमाके क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि यह युद्ध कब, कहां और किस दिशा में जाएगा और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर क्यों पड़ रहा है जो इस लड़ाई के पक्षकार भी नहीं। 28 फरवरी 2046 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले शुरू किए और उस दिन से मध्य पूर्व में विस्फोटों का सिलसिला थमा नहीं है। 19 दिन बीत चुके हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों के हमले किए और आज 20 मार्च को जब यह स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, उत्तर और मध्य इजराइल में रात भर 6 बार सायरन बजे और ईरानी क्लस्टर मिसाइल से रामत गान में एक बुजुर्ग दंपति की जान गई। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है। अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहे। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं उस एक तारीख से जो शायद इस पूरे 28 फरवरी 2026। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर व्यापक हमले किए। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने मध्य पूर्व की पूरी भू राजनीतिक संरचना को एक झटके में बदल दिया। किसी देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता की इस तरह की हत्या यह आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व थी। अब जरा सोचिए, जब किसी देश का सबसे ताकतवर नेता इस तरह मारा जाए तो उस देश की प्रतिक्रिया क्या होगी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने अपने पहले बयान में कहा कि इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने बंद नहीं हो जाते। यह कोई कूटनीतिक बयान नहीं था, यह एक युद्धकालीन घोषणा थी और ईरान ने इसे महज बयान तक सीमित नहीं रखा। ईरान की जवाबी कार्यवाही में इजराइल के साथ साथ पड़ोसी खाड़ी देशों में तेल रिफाइनरियों, अमेरिकी सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और होटलों पर हमले हुए। अब यह युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहा था, यह संघर्ष कम से कम 1 दर्जन देशों तक फैल गया। हॉर्मज़ जलडमरु मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल धमनी पर नियंत्रण को लेकर तनाव पैदा हो गया और अब तक 200-300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की बात करें तो वहां की स्थिति आज क्या है। रात भर 6 बार सायरन बजे, उत्तर और मध्य इजराइल पर मिसाइलें बरसती रहीं। बेतशमेश में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 1 मार्च को 9 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हुए। इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग रक्षा प्रणाली लगातार काम कर रही है, लेकिन इन प्रणालियों की क्षमता की भी एक सीमा होती है। रिपोर्टें आ रही हैं कि यरूशलेम में वायु रक्षा गोला बारूद कम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि आधुनिक युद्धों में भंडार का घटना स्वाभाविक है और इजराइल ने इसकी योजना पहले से बनाई थी। इजराइल ने 700 से अधिक हमले ईरान पर किए हैं, जिससे ईरान की 85% वायु रक्षा प्रणाली और 70% मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं। यह आंकड़ा इजराइल के सैन्य प्रवक्ता की तरफ से आया है, लेकिन इसके बाद भी ईरान से मिसाइलें और ड्रोन आ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या ईरान के पास इतना बड़ा भंडार था या फिर यह युद्ध रणनीति का एक हिस्सा है जिसमें कम लागत वाले हथियारों से महंगी रक्षा प्रणालियों को थकाया जाए। ईरान एक साथ 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहिद जैसे एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन। शाहिद ड्रोन की खासियत ये है कि वे कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे रडार के लिए उनका पता लगाना मुश्किल होता है। यह युद्ध नीति सस्ती है, लेकिन बेहद प्रभावी एक महंगे आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल से सस्ते ड्रोन को मार गिराने में जो असमानता है, वह किसी भी देश की रक्षा क्षमता को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। अब लेबनान की तरफ नजर डालते हैं। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, बेरूत के मध्य इलाकों तक इजरायली हमले पहुंच गए हैं।
बेरूत के बाशुरा इलाके में एक इमारत पर हमला हुआ। इजराइल का दावा था कि वहां हिजबुल्लाह की नकदी रखी थी, लेकिन उस इमारत में हिजबुल्लाह से जुड़े अलमना टीवी के कार्यक्रम निदेशक और उनकी पत्नी भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकते हैं। दान हो देताए थे। यह कोई छोटा आरोप नहीं है, लेकिन युद्ध की आग में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवाज अक्सर कमजोर पड़ जाती। लेबनान के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने साफ कहा है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन बनाने के लिए क्षेत्र पर कब्जा जारी रखेगा, जब तक हिजबुल्लाह निःशस्त्र नहीं हो जाता। इजराइल ने लितानी नदी पर कम से कम 2 पुलों को नष्ट कर दिया, जो दक्षिणी लेबनान को शेष देश से जोड़ते थे। यह एक रणनीतिक कदम था हिजबुल्लाह के आवागमन को रोकना, लेकिन इसी के साथ यह लाखों नागरिकों की जिंदगी को भी अस्त व्यस्त करता है। जब पुल टूटते हैं तो सिर्फ हथियार नहीं रुकते, खाना, दवाइयां और राहत भी रुक जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बुधवार को बेरूत पहुंचे और उन्होंने कहा कि लेबनान के लोगों ने यह युद्ध नहीं चुना, उन्हें इसमें खींचा गया। यह एक ऐसा सत्य है जो इस पूरे संघर्ष में बार बार सामने आता है। आम नागरिक, जो न इस नीति के निर्माता हैं और न इस रणनीति के हिस्सेदार, वे ही सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। अब खाड़ी देशों की बात करते हैं, क्योंकि यह युद्ध अब उन देशों तक भी पहुंच गया है जो सीधे तौर पर इस संघर्ष में नहीं, कि इस युद्ध का दायरा कितना व्यापक हो गया है। आज 19 मार्च को एक ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब के यानबू में सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर हमला। कतर के रास लफान टर्मिनल, जो दुनिया की लगभग 1/5 तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है, पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में भारी नुकसान हुआ। कुवैत की एक रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हुआ। यह हमले किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं थे, यह वैश्विक ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर थे और इसका असर तत्काल बाजारों पर दिखा। यूरोपीय प्राकृतिक गैस के बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार की सुबह 24% तक चढ़ गए। कच्चे तेल की कीमत, जो ब्रेन क्रूड के रूप में मापी जाती है, करीब 6% उछलकर $16 प्रति बैरल तक पहुंच गई। याद करें, इस युद्ध के शुरू होने से पहले तेल के दाम क्या थे। हॉर्मोज जलडमरु मध्य के बंद होने से ऊर्जा और उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब देशों में खाद्य संकट की आशंका है और केंद्रीय बैंकों की महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिशें जटिल हो गई हैं। भारत के लिए यह सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। जब हॉर्मोज तनावग्रस्त हो, जब आरामों पर हमला हो, जब गैस टर्मिनल जले, तो भारत के पेट्रोल पंप से लेकर खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक तक सब पर असर पड़ता है। यह सिर्फ मध्य पूर्व की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक आर्थिक संकट की दस्तक। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हॉर्मस के बारे में कहा कि उनके नजरिए से जलड़ मरु मध्य खुला है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए नहीं। उन्होंने साफ कहा कि ईरान न तो युद्ध विराम चाहता है और न ही कोई बातचीत। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कूटनीति का दरवाजा अब भी के लिए बंद दिखता है, और जब कूटनीति बंद होती है तो हथियार बोलते हैं। ईरान की संसद के शक्तिशाली अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज कभी युद्ध से पहले की स्थिति में नहीं लौटेगा। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि भले ही यह युद्ध किसी दिन थम जाए, जलडमरु मध्य पर ईरान का रुख बदला हुआ रहेगा। वैश्विक तेल व्यापार की जो धमनी दशकों से खुली थी, उस पर अब एक नई तरह की अनिश्चितता छा गई है। अब एक और पहलू। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि उनका मानना है कि नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामिनी घायल हैं और संभवतः विकृत हैं। अमेरिका की तरफ से यह बयान क्या संदेश देता है? यह एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा लगता है। यह बताने की कोशिश कि ईरान की नेतृत्व क्षमता कमजोर हो रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश का नेतृत्व बाहरी दबाव में घिरता है, तो अंदरूनी एकता अक्सर बढ़ जाती। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान में शासन परिवर्तन के लिए परिस्थितियां बना सकता है, लेकिन यह ईरान की जनता पर निर्भर है कि वे सड़कों पर उतरे। यह बयान बहुत सोचा समझा है। नेतन्याहू एक तरफ सैन्य दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरानी जनता को सीधे संबोधित कर रहे हैं। लेकिन क्या ईरान की जनता, जो अब भी युद्ध के सदमे में है, इसे एक मुक्तिदाता के संदेश के रूप में देखेगी? इजराइल की सेना को अब बिना सामान्य पूर्व अनुमति के ईरान और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने का अधिकार दिया गया है।
यह एक महत्वपूर्ण परिचालन बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई और अधिक त्वरित और विस्तृत हो सकती है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और ईरान के बासिस बल के प्रमुख गोलाम रेजा सुलेमानी की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। लारीजानी वह शख्स थे जो पश्चिम के साथ बातचीत करने के लिए जाने जाते थे। उनकी हत्या से क्या कूटनीतिक संभावना बची है? यह सोचने वाला प्रश्न अमेरिका की भूमिका इस पूरे संघर्ष में केंद्रीय है। अमेरिका ने 16 मार्च तक ईरान में 7-0 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। यह अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका अपने सहयोगियों से भी अपेक्षाएं रख रहा है। ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने हॉर्मोज की निगरानी में मदद करने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मदद के प्रति उत्साह का स्तर उनके लिए मायने रखता है। यह एक कूटनीतिक संदेश है। जो साथ नहीं देगा उसे भविष्य में अमेरिका की छत्रछाया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इससे प्रवाद देशपेन मुख्यमंत्री संपद करें। अमेरिका का विमान वाहक पोत USS जेरडारफोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पर आग लगने के बाद अस्थायी रूप से ग्रीस के क्रेते द्वीप पर एक बंदरगाह में जाने वाला है। यह एक तकनीकी घटना है, लेकिन यह दिखाता है कि लगातार युद्ध संचालन में बड़े से बड़े सैन्य उपकरण भी तनाव में आ जाते हैं। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि ईरान में 1444 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं और खाड़ी देशों में 21 लोगों की जानें गई हैं। लेबनान को जोड़ें तो यह संख्या और बड़ी हो जाती है। लेबनान में युद्ध शुरू होने के बाद से 908 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 100 बच्चे हैं और 24 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार इस युद्ध के 2 सप्ताह के भीतर मध्य पूर्व में 40 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। इनमें से करीब 32 लाख ईरान में और 8 लाख से अधिक लेबनान में। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर छोड़ते हैं तो यह सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं होती, यह क्षेत्रीय स्थिरता, अर्थव्यवस्था और भविष्य की भू राजनीति को भी प्रभावित करती है। गाजा की स्थिति भी इस बड़े चित्र में अपनी जगह रखती है। इजराइल गाजा की पट्टी पर रोजाना बमबारी जारी रखे हुए हैं और सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं, जिससे अक्टूबर 2024 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ है। 20 मार्च को पहली बार रफा क्रॉसिंग खुली, जब से ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ। यह एक छोटी राहत है, लेकिन जिस पैमाने पर नाकेबंदी है उसमें यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की आत्मा है, क्या यह युद्ध और बड़ा होगा?